हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को सम विभाजन से हानियों के अंतर्गत राष्ट्र को हानियाँ किस प्रकार से होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं श्रम विभाजन की हानियाँ, जिसमें हम राष्ट्र की हानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कारखाना प्रणाली के दोष। कारखाना प्रणाली के सारे दोष श्रम विभाजन प्रणाली में आ जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कारखाना से संबंधित जितने भी श्रम विभाजन होते हैं, उस श्रम से संबंधित जितनी भी कार्य होते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ, दुविधाएं, दोष, जितने भी प्रकार के सारे जो भी कारण होते हैं जिससे कि कारखाना को नुकसान होता है, ये सब सारे दोष क्या हो जाते हैं, श्रम विभाजन प्रणाली में आ जाते हैं कि यह इस श्रम विभाजन से हुआ है। अब हम देखते हैं समाज के सदस्यों का संपूर्ण विकास नहीं होता। श्रमिक किसी निश्चित क्षेत्र में ही कुशलता प्राप्त करता है और उत्पादन के अन्य क्षेत्र से अनभिज्ञ रहता है, अतः व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। यह श्रमिकों को भी हानियों के बारे में इसके बारे में बताया गया था कि श्रमिक किसी निश्चित क्षेत्र में ही कुशल होते हैं, क्योंकि वह उस कार्य में, जिस श्रम में उसको विभाजन कर दिया जाता है और जिस कार्य विशिष्टीकरण के कारण जिस उसे वह कार्य दिया जाता है, वह उसी कार्य तक सीमित रह जाता है और वह अन्य क्षेत्र से अनभिज्ञ अनजान रह जाता है, जिससे व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। तीसरा है आपका स्त्री तथा बच्चों का शोषण। उत्पादक प्रायः सरल और छोटे कामों में स्त्रियों और बच्चों को नियुक्त कर उन्हें मजदूरी कम देते हैं। इस प्रकार उत्पादक उनका शोषण करते हैं। स्पष्ट क्लियर है कि स्त्री तथा बच्चों को काम पे रख लेते हैं तथा उन्हें सरल और छोटे काम देते हैं, और यह काम आसान है, सरल, ऐसा कहकर छोटा काम कर स्त्रियों और बच्चों को उनकी मजदूरी जो है कम देते हैं। इस प्रकार से उत्पादक उनका शोषण करता है, क्योंकि काम तो उनका हो ही जाता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, लेकिन वो क्या करते हैं, मजदूरी कम देते हैं और स्त्रियों और बच्चों को काम पे रखते हैं। फिर हम देखते हैं चौथा, प्रदूषण की समस्या। श्रम विभाजन के कारण नगरों में नए नए उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे शहरों में जनसंख्या बढ़ती जाती है और गंदगी तथा प्रदूषण की समस्या का सरकार को सामना करना पड़ता है। प्रदूषण की समस्या इसलिए कहा गया है कि इसमें भी श्रम विभाजन के कारण नगरों में नए नए उद्योग होते हैं, नए, और जो जिस कार्य से कुशल होता है वह बाहर से शहरों में आते हैं और उस कार्य को करते हैं, जिससे कि नए नए उद्योग की स्थापना होती है, श्रमिकों को कार्य करने में और मजदूरी मिलने के लिए शहरों में यहाँ आते हैं, और जिससे कि शहरों में जनसंख्या बढ़ती है और गंदगी तथा प्रदूषण का सामना सरकार को करना पड़ता है। यह भी राष्ट्र को हानियाँ पहुँचाती हैं। फिर है पांचवा, श्रम संघर्ष। श्रमिकों तथा पूंजीपति के बीच कई प्रकार वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हड़ताल, तालेबंदी आदि की नौबत आ जाती है। इसका राष्ट्रीय उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रम काम के कारण श्रम संघर्ष, जिससे भी श्रमिकों तथा पूंजीपति उद्योगों के बीच कई प्रकार के तालमेल नहीं बैठने पर, उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर कई प्रकार के वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि श्रमिक वर्ग जो है हड़ताल पे आ जाते हैं, तालेबंदी की नौबत आ जाती है, जिससे कि राष्ट्रीय उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। छठवां है मशीनीकरण के दोष। श्रम विभाजन के अंतर्गत मशीनों का अत्यधिक उपयोग होता है, अतः मशीनीकरण के सारे दोष इसमें आ जाते हैं।
इसमें है श्रम के आधार पे उद्योग के आधार पे, कार्य के आधार पे श्रम का विभाजन कर दिया जाता है, जिससे कि मशीनों का अत्यधिक उपयोग होता है और मशीनीकरण के सारे दोष इसमें आ जाते हैं। सातवां है एकाधिकार की प्रवृत्ति। विशाल पैमाने पर उत्पादन होने से लागत मूल्य कम हो जाता है, जिससे उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है। तत्पश्चात एकाधिकार की स्थिति निर्मित हो जाती है। एकाधिकार वस्तु के मनमाने मूल्य वसूल करने लग जाते हैं। इससे गरीबों का शोषण होता है और समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें कहा जा रहा है श्रम विभाजन के कारण विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगते हैं और उसके जो मूल्य लागत है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो उत्पादन अधिक हो जाता है और उसकी जो लागत मूल्य है वो कम हो जाती है, जिससे उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है। तत्पश्चात एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है और एकाधिकार होने के कारण वस्तु के मनमाने मूल्य वसूल करने लगते हैं उत्पादक, जिससे गरीबों का शोषण होता है और समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष को, जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्र की हानियों से हमें शिक्षा मिलती है। उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्रम विभाजन के दोषों को दूर करने के प्रयास, जैसे कार्य की अच्छी दशाएं, मनोरंजन की सुविधा, अधिक आराम की सुविधा, प्रदूषण के बचाव आदि पर ध्यान दिया जाए तो श्रम विभाजन देश के लिए लाभदायक है। यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। श्रम विभाजन एक निश्चित सीमा से अधिक करना लाभदायक नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन को इन सभी दृश्यों को देखते हुए, इन सभी कार्यों को, इन सभी बचाव को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा श्रम विभाजन का जो भी कार्य है से संबंधित है उसे एक निश्चित सीमा तक ही उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें जो लाभ प्राप्त हो, जिससे राष्ट्र को हानियों का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित और भी नई नई जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।